नमस्कार आप सभी का हमारे आज के इस प्यारे से सेशन में। हम लोग अपने उन सभी प्यारे बच्चों से बात कर रहे हैं जो पीडब्ल्यू परिवार में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी को सबसे पहले दोस्तों मुबारकबाद देना चाहेंगे टीचर्स डे के इस पावन पर्व की। टीचर्स का ये प्यारा सा दिन है और इस दिन आप सभी लोग अपने गुरुवर, अपने शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा किए जाने वाले जो अथक प्रयास हैं उनका सम्मान करते हैं, है ना। हमारे आज की सेशन में दोस्तों हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु को आप सभी के सामने डिस्कस कर रहे हैं। जैसा आप लोग पीछे लिखे देख रहे हैं, भारत के महानतम शिक्षक। हमारी इस आज के सेशन के अंदर हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे भारतवर्ष के अंतर्गत कौन से ऐसे महान शिक्षक रहे हैं जिन्होंने ना सिर्फ भारत में, उसी के साथ साथ दुनिया के ऊपर भी अपनी एक अमट छाप को छोड़ा है। ठीक है, तो समय को बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करते हैं और भारत में मौजूद हमारे उन महानतम गुरुवरों से आपका परिचय कराते हैं जिन्होंने दुनिया के अंदर आप देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े कीर्तिमानों को बनाया है। शुरुआत करते हैं दोस्तों, और सबसे पहले यहां पर हम लोग एक कोटेशन आपके सामने डिस्कस करना चाहेंगे। जब भी हम टीचर्स डे की बात करते हैं तो टीचर्स डे आप सभी को पता है कि भारत के जो हमारे पहले उपराष्ट्रपति रहे हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उन्हीं से संबंधित ये दिवस है और उसी दिन के सम्मान में हम देखते हैं कि हम टीचर्स डे को मनाते हैं। तो उनके द्वारा जो ये प्यारी सी कोटेशन कही गई है, जो वाक्य कहा गया है कि टीचर्स शुड बी द बेस्ट माइंड्स इन द कंट्री, है ना। टीचर्स जो होते हैं वो विश्व के, कंट्री के, देश के सबसे बेहतरीन दिमाग होते हैं, सबसे बेहतरीन आप देखते हैं कि मस्तिष्क होते हैं। और यही बेहतरीन दिमाग क्या करते हैं, भारत के संदर्भ में सबसे बेहतरीन जो नवयुवक होते हैं या फिर नवयुविकाएं होती हैं उनको तैयार करते हैं। आज हमारी क्लास के इस पहले सेशन में सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे एक बहुत ही बड़ी हमारी जो समाज सुधारक रही हैं दोस्तों। जैसे आप नाम देख पा रहे हैं, सावित्री बाई फुले, है ना। तो सावित्रीबाई फुले भारत के संदर्भ में जानी जाने वाली एक बहुत ही बड़ी समाज सुधारक और उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि एक महान शिक्षिका भी रही हैं। सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षक के रूप में इनको जाना जाता है। तो फर्स्ट फीमेल टीचर अगर आप देखते हैं भारत के संदर्भ में तो वो हमारी सावित्रीबाई फुले ही हैं। और इन्होंने भारत के अंदर आप देखते हैं कि शिक्षकों को तैयार करने की, फीमेल एजुकेशन पर लेकर बड़े तौर पर बातचीत की। 1848 में सावित्रीबाई के द्वारा क्या किया गया दोस्तों, एक स्कूल खोला गया जिसमें महिलाओं को पढ़ने की बात की गई और समाज से आने वाली उन महिलाओं को पढ़ाने की बात इन्होंने की जो मुख्य तौर पर कमजोर मानी जाती थी, जो अछूत मानी जाती थी, जिनको आप देखते थे कि समाज में बहुत ही हीन माना जाता था। सावित्रीबाई फुले के पति ज्योतिबा फुले जी के साथ इन्होंने क्या किया था दोस्तों, अपने स्कूल को खोला था जिसका लोगों ने बड़े स्तर पर शुरुआत में विरोध किया था, लेकिन ये उससे बिल्कुल भी नहीं घबराई। एक शिक्षक की सबसे बड़ी आप देखते हैं कि जो स्ट्रेंथ होती है या फिर शक्ति होती है वो यही होती है कि वो समस्याओं से बिल्कुल भी नहीं घबराते हैं और उसका एक जीता जागता प्रमाण हमें सावित्रीबाई फुले के इस काम से दिख रहा है ना। उसके साथ आप देखते हैं कि स्कूल के अंदर उन्होंने बच्चियों को पढ़ाने के लिए, जो लड़कियां थी उनको पढ़ाने के लिए स्कूल खोले। पहला स्कूल 1848 में खोला और उसके बाद फिर आप देखते हैं कि आने वाले समय में फुले जी के द्वारा और भी बड़े बड़े स्कूलों को खोला गया। अब ये इतने बड़े काम को करने वाली महिला रही थी, तो इन्हीं के सम्मान में आप देखते हैं कि इनको आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा ख्याति प्राप्त हुई। शुरुआत में जो निचले तबके से आने वाली महिलाएं थी उनको अपने साथ जोड़ा, फिर आप देखते हैं कि ऊंची जातियों से जो आने वाली महिलाएं रही थी उनको भी आप देखते हैं कि वुमेन एजुकेशन पर सावित्रीबाई फुले जी के द्वारा बड़े स्तर पर काम किया गया। ब्रिटिश सरकार यानी कि अंग्रेजी हुकूमत जो थी, जो ब्रिटिशर्स हम पर राज कर रहे थे, उन्होंने सावित्रीबाई फुले के इस काम को बहुत ज़्यादा पसंद किया और उसी के साथ साथ उन लोगों ने क्या दिया कि जो निचले स्तर से आने वाली महिलाएं थीं उनके अत्याचारों के विरुद्ध में जो आवाज़ सावित्रीबाई फुले और उनके पति ने उठाई थी उसका योगदान भारत के अंतर्गत बड़े स्तर पर रहा। सावित्रीबाई फुले के द्वारा किए गए जो अथक कार्य है, आज़ादी के बाद आप देखते हैं कि इनके काम को याद करने के लिए भारत के आप देखते हैं कि शहर पुणे में एक यूनिवर्सिटी इनके सम्मान में बनाई गई है जिसे सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय के नाम से पुकारा जाता है। आपके सामने उसका चित्र रखा गया है। सावित्रीबाई फुले भारत की आप देखते हैं कि एक सबसे पहली शिक्षिका रही फीमेल और बड़े स्तर पर आप देखते हैं कि उन्होंने भारत के अंदर समाज को बदला, लोगों की सोच को बदला, भारत के अंदर महिलाओं के उत्थान की बात की और लोगों को शिक्षित करने की, महिलाओं को शिक्षित करने की जोरदार अपील की। अपील ही नहीं की, उसके साथ साथ स्कूल भी खोले और उसके बाद आप देखते हैं कि समाज में बड़ा एक बदलाव ला के दिखाया। सावित्रीबाई फुले से आप सभी को लेकर चलते हैं दोस्तों भारत के एक और महान टीचर की तरफ जिन्होंने भारत में बहुत बड़ा योगदान दिया है। किसी परिचय के ये मोहताज नहीं है ना। इनके बारे में बताना ऐसा होगा कि आप सूरज के बारे में बता रहे हैं जिसके बारे में सभी जानते हैं, है ना। इनका तेज, इनका ज्ञान, इनकी सोच, इनकी समझ बहुत बड़ी है।
बात है दोस्तों किसकी, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं भारत के इतिहास से संबंधित एक ऐसे शिक्षक के बारे में, और अगर इनके बारे में नहीं बताया जाएगा तो भारत के टीचर्स के बारे में बात करना अधूरी रह जाएगी, है ना। तो सबसे प्रसिद्ध फेमस टीचर्स जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, इनका नाम है चाणक्य, जिनको कौटिल्य या फिर हम देखते हैं कि विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। 4वीं शताब्दी के आसपास आप देखते हैं कि इनका जन्म हुआ, और उस समय के ये सबसे महान दार्शनिक यानी कि सबसे बड़े ज्ञानी और विद्वान हुआ करते थे। और उस समय के नहीं, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाए, जो चाणक्य जी के द्वारा दी गई बातें हैं, चाणक्य जी के द्वारा बताई गई जो तथ्य हैं, ग्रंथ हैं, उनको आज के समय में भी लोग क्या करते हैं, आत्मसात करते हैं, उसको अपनाते हैं और अपने जीवन में बड़े तौर पर बदलाव लाते हुए देखते हैं, है ना। तो हमारे चाणक्य जी के द्वारा आप देखते हैं कि इतने बेहतरीन थे कि उन्होंने राजा चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेन किया था, है ना, इनको तैयार किया था। और घनानंद कर एक राजा था, उस घनानंद राजा जो एक क्रूर राजा था, एक बेकार राजा था, उसको हटाया जाता है और अपना जो शिष्य था जिनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, पहले वो उसको ट्रेन करते हैं, तैयार करते हैं, फिर उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य राजा बन जाते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य के राजा बन जाने के बाद आप देखते हैं कि वही चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु को ही अपना क्या बनाते हैं, शाही सलाहकार, एक तरीके से प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जी ने दोस्तों वास्तविकता में 2 पुस्तकों को लिखा है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, एक पुस्तक को अर्थशास्त्र और दूसरी पुस्तक को चाणक्य नीति के नाम से पुकारा जाता है। और इन दोनों ही पुस्तकों में उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी बेहतरीन इंफॉर्मेशन को शेयर किया है। और इस ज्ञान का ये जो स्रोत है, इस अर्थशास्त्र पुस्तक में ये बताया गया है कि शासन को किस तरीके से चलाया जाता है, राजा किस तरीके से होना चाहिए, राजा के क्या क्या कार्य होते हैं, प्रजा किस तरीके से होनी चाहिए, हर एक चीज़ को आप देखते हैं कि इन दोनों पुस्तकों में रखा गया है। और इसी वजह से हम इन्हें भारत के संदर्भ में सबसे महान शिक्षकों में से एक शिक्षक मानते हैं, है ना। तो बड़े स्तर पर आप देखते हैं कि इनके द्वारा बताए गए जो ये जीवन के तथ्य हैं, इनको अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपनाते हैं तो आप अपने आप को एक बेहतरीन क्या है, व्यक्ति के तौर पर बनते हुए देखते हैं। लेके चलते हैं आप सभी को भारत के अंदर मौजूद एक और शिक्षक से परिचय कराने के लिए, और यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं मदन मोहन मालवीय के बारे में। आप सभी के सामने मदन मोहन मालवीय जी का चित्र है दोस्तों। मदन मोहन मालवीय जी 1861 में वाराणसी के अंदर जन्म लेते हैं, ठीक है। और भारत के इतिहास में, भारत की आज़ादी में आप देखते हैं कि भारत की शिक्षा में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगर आप बात करते हैं भारत में मौजूद जो हमारी क्या है दोस्तों, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना करने वाले व्यक्ति मदन मोहन मालवीय जी ही थे। 1920 में, 1920 के आसपास आप देखते हैं कि इसको स्थापित करने वाले मदन मोहन मालवीय जी थे। और उसके बाद लगभग 2 दशकों तक यानी कि 20 साल तक वो इस संस्थान के आप देखते हैं कि प्राचार्य के तौर पर, चांसलर के तौर पर भी कार्य करते हैं। और इस विश्वविद्यालय के जरिए वो भारतीयों के दिल में आप देखते हैं कि आज़ादी की लौ को जलाते हैं। उसी के साथ साथ भारतीयों के दिल में वैज्ञानिक पद्धति, वैज्ञानिक तथ्य, साइंटिफिक अप्रोच को भी जगाने की कोशिश करते हैं मदन मोहन मालवीय जी, है ना। तो इस यूनिवर्सिटी के अंदर आप देखते हैं कि साइंस, उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि चिकित्सा, है ना, इंजीनियरिंग, कानून, कृषि, कला, अलग अलग विषयों पर लोगों को पढ़ाया जाता है। और लगभग 35,000 से भी ज़्यादा जो स्टूडेंट्स थे उनको ट्रेन किया जाता है अपने समय के अंतर्गत मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। अच्छा, भारतीय शिक्षाविद जो मदन मोहन मालवीय जी है, वो सत्यमेव जयते, कि सत्य की ही हमेशा जीत होती है, इस नारे को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। और उनके द्वारा ये जो नारा दिया गया था वो बड़े स्तर पर आप देखते हैं कि प्रयोग किया गया। इस नारे को प्रसिद्ध करने वाले जो व्यक्ति रहे हैं वो हमारे मदन मोहन मालवीय जी ही रहे हैं। और आज के समय में हम लोग देखते हैं दोस्तों कि ये जो है वो भारत के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में से एक शिक्षक के तौर पर पहचाने जाते हैं, है ना। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो, इसकी स्थापना करने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा था मदन मोहन मालवीय जी का। तो अब तक हमने 3 बड़े भारत के शिक्षक और शिक्षिका से आपका परिचय कराया, है ना। लेके चलते हैं भारत के अंदर मौजूद हमारे एक और बेहतरीन से शिक्षक की तरफ, है ना। और इनको भी किसी परिचय की क्या है दोस्तों, ज़रूरत नहीं है ना। हम किन के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। तो स्वामी विवेकानंद दोस्तों आप देखते हैं कि ये भारत के संदर्भ में ही नहीं है, ये विश्व के संदर्भ में एक ऐसे समाज सुधारक रहे हैं जो भारत के अंदर तो बहुत बड़े स्तर पर पहचाने जाते हैं, इनके कार्य का सम्मान किया जाता है, लेकिन उसी के साथ साथ दुनिया के अलग अलग देशों में हम देखते हैं कि इनके द्वारा किए गए जो कृत्य हैं, इनके द्वारा जो किए गए काम हैं, उनको लोग अपनाते हैं, इनकी सीख को अपनाते हैं, इनके दिए उपदेशों को लोग सुनते हैं और उनको अपनी ज़िंदगी में अपनाने की कोशिश करते हैं। ये भारत के सबसे बेहतरीन शिक्षकों में से एक शिक्षक माने जाते हैं, अपनी बुद्धि की वजह से, अपनी समझ की वजह से, अपनी बातों की वजह से। 1863 में, 1863 में आप देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद जो थे दोस्तों, वो देखते हैं कि रामकृष्ण मिशन के संस्थापक के तौर में आप देखते हैं कि अपनी इस संस्था को शुरू करते हैं, ठीक है।
फिर इसके बाद आप लोग क्या देखते हैं कि इन्हीं के द्वारा ये मुख्य तौर पर बात करते हैं कि लोगों को वेदांत की ओर, वेदों की तरफ जोड़ा जाए। भारत के लोग भारतीय संस्कृति को जाने, भारतीय संस्कृति का जो असली ज्ञान है वो वेदों की तरफ है, उस ज्ञान को लोगों के साथ जोड़ा जाए। तो भारत के लोग वैज्ञानिक तथ्यों को जाने, आधुनिक इंफॉर्मेशन को प्राप्त करें, और उसी के साथ साथ जो हमारी वैदिक सभ्यता थी, जो हमारे वेदों का ज्ञान था, उसको भी हम आत्मसात करें और दोनों का मिश्रण लेकर भारत के लोग आगे बढ़ें। इसकी आप देखते थे कि बड़ी कोशिश विवेकानंद जी के द्वारा की गई और समाज में जागरूकता फैलाने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है ना। और उसी के साथ साथ आप देखते थे कि इनके द्वारा टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में एक प्रकार से प्रेम को उत्पत्ति की गई कि लोग, टीचर्स और स्टूडेंट्स जो हों वो एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक स्वभाव करें। गुरु का और छात्रों का जो संबंध हो वो ऐसा होना चाहिए कि जिसके अंदर गुरु के द्वारा दिया गया उपदेश छात्र के लिए पत्थर की लकीर होना चाहिए कि जो टीचर ने कह दिया उसे पूरे तौर पर करना है। तो कुछ इस तरीके की विचारधारा को सम्मानित और आप देखते हैं कि आगे बढ़ाने की कोशिश स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई। तो भारत के बेहतरीन टीचर्स की जब भी गिनती की जाती है उसमें स्वामी विवेकानंद जी को भी और इनके द्वारा किए गए जो अथक कार्य हैं उनको हमेशा याद किया जाता है। लेके चलते हैं आप सभी को एक और बेहतरीन से भारत के अंतर्गत मौजूद हमारे, आप क्या है दोस्तों, शिक्षाविद से मिलवाते हैं, टीचर से मिलवाते हैं, गुरु से मिलवाते हैं, है ना। इनका नाम ही क्या है दोस्तों, आप देखते हैं कि इनका नाम ही है गुरुदेव, है ना। वास्तविकता में इनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर, लेकिन आपको गुरुदेव के नाम से भी पुकारा जाता है। 7 मई 1861 में आप देखते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म हुआ, है ना। हमारा आप देखते हैं कि जो राष्ट्रगान है जनगण मन, उसके रचयिता स्वामी आपको दिखता है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। तो भारतीय इतिहास में जो शिक्षकों की गिनती होती है तो इसमें आपका भी नाम बड़ी ही सम्मान के साथ क्या किया जाता है दोस्तों, प्रयोग में लाया जाता है। तो ये बेहतरीन शिक्षक तो थे ही, उसी के साथ एक बेहतरीन लेखक भी थे और उसी के साथ साथ इन्होंने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई में भी बहुत बड़ा योगदान दिया था, है ना। एक बेहतरीन टीचर, एक बेहतरीन समाज सुधारक, एक बेहतरीन लेखक, एक बेहतरीन वक्ता और उसी के साथ साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ने में भी, भारत के लोगों में आज़ादी की भावना को बनाने में भी रविंद्रनाथ टैगोर जी का बहुत बड़ा योगदान रहा था। अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर जी एक प्रकार से एक नई आइडियोलॉजी को, एक नई विचारधारा को पसंद करते थे, जिसके हिसाब से इनका मानना था कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो छात्र होते हैं, उनको मेंटली यानी कि मानसिक और शारीरिक दोनों चीज़ों में बेहतरीन होना चाहिए। जो स्टूडेंट्स हों वो मानसिक तौर पर भी और उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि फिजिकल तौर पर भी, शारीरिक तौर पर भी बेहतरीन होने चाहिए। और इसी विचारधारा को आधार बनाकर पश्चिम बंगाल के अंदर टैगोर जी के द्वारा एक स्कूल को खोला गया था जिसे शांति निकेतन के नाम से पुकारा जाता है। और इस शांति निकेतन के अंदर आपने मुख्य तौर पर शारीरिक गतिविधियों के, फिजिकल एक्टिविटीज को बेहतर तरीके से करते हुए और मेंटल एबिलिटीज, मानसिक स्थितियों को बेहतर करते हुए चीजों को, स्कूल को शुरू किया था, जो वर्तमान समय में भी आप देखते हैं कि प्रयोग में लाया जाता है। और उसको आप देखते हैं कि भारत के अंदर आज भी आप चलते हुए देख सकते हैं। तो इस स्कूल के अंदर नाटक, पेड़ों पर चलना, फल तोड़ना, नृत्य करना, जो आप देखते हैं कि फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दिलाया जाता है और उसी के साथ साथ मेंटल एबिलिटीज़ पर भी लोगों को और छात्रों को ट्रेन किया जाता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी से आपका परिचय तो हमने कराया और भारत के संदर्भ में, भारत के अंदर मौजूद इस बेहतरीन टीचर के द्वारा जो विचारधारा इन्होंने रखी, किस तरीके से भारत के निर्माण में, भारत के लोगों को बेहतर बनाने में इनकी क्या सोच रही, क्या इनके कृत्य रहे, उसको हमने जाना। लेके चलते हैं दोस्तों, आप सभी से परिचित कराते हैं टीचर्स डे के इस पावन पर्व पर भारत के उस व्यक्ति के बारे में जो टीचर्स डे से संबंधित है ना। हम बात कर रहे हैं किसके बारे में दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में, है ना। तो आजाद भारत के, स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति ये बनते हैं और पहले उपराष्ट्रपति। तो जब भारत आजाद हुआ तो सबसे पहले तो उपराष्ट्रपति बने और उसके बाद सेकंड आप देखते हैं कि राष्ट्रपति बनते हैं। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन बच्चों एक बहुत ही बड़े आप देखते हैं कि शिक्षाविद माने जाते हैं। आप राधाकृष्णन जी का जन्म 5 अक्टूबर 1888 को तमिलनाडु के अंतर्गत हुआ और 21 साल की आयु में आप देखते हैं कि आपने दर्शन शास्त्र में मास्टर की डिग्री को प्राप्त किया। तो जो फिलॉसफी होती है उसके अंदर आप देखते हैं कि इन्होंने अपनी मास्टर्स की पढ़ाई को किया था। इनका मानना था राधाकृष्णन जी का कि लोगों को आध्यात्मिक शिक्षा, यानी कि आप देखते हैं कि विज्ञान के साथ साथ जो आध्यात्म की बात होती है ना, वेदों की तरफ जो बातें होती हैं उसका भी ज्ञान करना चाहिए और दर्शन शास्त्र यानी कि फिलॉसफी को भी अपनाना चाहिए। तो विज्ञान भी हो, है ना, आध्यात्म भी हो और दर्शन शास्त्र भी हो, फिलॉसफी भी हो, इसका पूरा ज्ञान अगर छात्रों को दिया जाएगा तो वो छात्र पूरे तौर पर एक बेहतरीन छात्र बनकर तैयार होगा।
और इसी सोच में उन्होंने मैसूर प्रेसिडेंसी कॉलेज और मैसूर विश्वविद्यालय में अपने छात्रों को ज्ञान प्रदान किया, और उसी के साथ साथ आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय जो है, आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी जो है, उसके चांसलर भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन रहे थे, है ना। उसी के साथ साथ ये यूके और यूएस में, यानी कि ब्रिटेन के अंदर और अमेरिका के अंदर भी इन्होंने क्या किया था दोस्तों, बहुत से जो व्याख्यान होते थे या फिर आप देखते हैं डिबेट्स होती थी, उसके अंदर अपना योगदान दिया था। उसमें लोगों को बताया था कि कैसे जो भारतीय सभ्यता है, भारतीय संस्कृति है, वो वास्तविकता में सबसे बेहतरीन संस्कृति है, और अगर आध्यात्म, दर्शन, शास्त्र और विज्ञान को साथ लेके चला जाए तो वास्तविकता में एक बेहतरीन तरीके से हम स्टूडेंट्स को ट्रेन कर सकते हैं, है ना। तो वो स्कूल और घर दोनों जगह पर छात्रों को पढ़ाया करते थे, और उनके जैसा महान शिक्षक अगर हम लोग देखें दोस्तों कि भारत के साथ साथ दुनिया के अंदर हमें देखने को नहीं मिलता है। 1975 में आप देखते हैं कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की मृत्यु हो जाती है। तो डॉक्टर राधाकृष्णन से परिचय कराने के बाद अब हम आप सभी को लेके चलेंगे एक और हमारे बेहतरीन से शिक्षक की तरफ, जो हैं हमारे प्यारे एपीजे अब्दुल कलाम, है ना। अगर हम लोग बात करते हैं वर्तमान स्टूडेंट्स की, जब हम छात्र थे या फिर आजकल के जो बच्चे हैं, वो इनके बारे में कहीं ना कहीं पूरे तौर पर ज़रूर जानते हैं। आप लोगों ने यूट्यूब पर इनकी बहुत सी वीडियोस को देखा होगा, आप लोगों ने इसी के साथ साथ इनके बारे में बहुत सी कोटेशंस को सुना होगा, अखबारों में या फिर न्यूज़ के अंदर आपने इनके बारे में बहुत सी बातों को सुना होगा। तो एपीजे अब्दुल कलाम दोस्तों वैसे तो भारत के मशहूर वैज्ञानिक रहे हैं, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है एपीजे अब्दुल कलाम को, लेकिन आप देखते हैं कि एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ ये भारत के 11वें राष्ट्रपति भी रहे थे। तो इनको सौभाग्य मिला भारत के 11वें राष्ट्रपति बनने का। तो एक वैज्ञानिक और एक राष्ट्रपति, लेकिन क्या ये एक बेहतरीन शिक्षक भी हैं? जी हाँ, है ना। हमने इनको इन कैटेगरी में क्यों रखा है? इनको इस कैटेगरी में रखने की सबसे बड़ी वजह यह है कि इन्होंने बच्चों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है कि जीवन में सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, और भी चीज़ें हैं जिस पर आपको अपने आप को बेहतरीन करना होता है, अपने चरित्र को आपको बेहतरीन करना होता है। कुछ ऐसे ज्ञान की बातें दी गई हैं एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि इनको बेहतरीन शिक्षकों की श्रेणी में रखा जाता है ना। एक बेहतरीन वैज्ञानिक, एक बेहतरीन आप देखते हैं कि प्रशासक, है ना, भारत के 11वें राष्ट्रपति, और ये जो है दोस्तों महान शिक्षक हैं, है ना, एक लोकप्रिय शिक्षक हैं, बच्चों से बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं, बच्चे इनके साथ जुड़ जाया करते थे, बच्चों के साथ आप देखते थे कि ये बहुत ज़्यादा मंत्रमुग्ध हो जाया करते थे, बच्चों के साथ समय बिताना इन्हें बहुत पसंद था। बच्चों को कैसे नई सोच दी जा सकती है, बच्चों को कैसे मोटिवेशन की तरफ लेके जाया जा सकता है, बच्चों को कैसे सही राह पर दिखाई जा सकती है, उसके जीते जागते प्रमाण हमारे एपीजे अब्दुल कलाम रहे। और आप देखते हैं कि जब आपका आखिरी समय चल रहा था एपीजे अब्दुल कलाम का, तो उस समय भी आप देखते हैं कि आईएम शिलोंग के अंदर आपके द्वारा एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा एक लेक्चर दिया जा रहा था, और उसी लेक्चर को देते हुए एपीजे अब्दुल कलाम हमारे बीच से चले जाते हैं। लेकिन इनके द्वारा जो दी गई विचार हैं, इनके द्वारा जो बताई गई बातें हैं, अगर हर एक बालक उस या फिर बालिका उसको आत्मसात करता है, एक हर स्टूडेंट अगर उसको अपनी ज़िंदगी में अपनाता है, तो वो अपने आप को अपना सबसे बेहतरीन वर्जन बना सकता है। एक स्टूडेंट के तौर पर आप अपने आप को सबसे बेहतरीन स्टूडेंट बना सकते हैं, और इसी वजह से एपीजे अब्दुल कलाम को हम लोग भारत के संदर्भ में सबसे बेहतरीन शिक्षकों में से एक शिक्षक मानते हैं। ठीक है, लेके चलते हैं आपको एक और ऐसे अध्यापक से, शिक्षक से, गुरुवर से परिचय कराते हैं। नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती, है ना। तो स्वामी दयानंद सरस्वती दोस्तों हमारे जो आर्य समाज के संस्थापक हैं, और उसी के साथ साथ स्वामी दयानंद सरस्वती ये हिंदू सुधार, धर्म सुधार से संबंधित नेता रहे, जो हिंदू धर्म के अंदर कुरीतियां रही हैं उनको समाप्त करने वाले एक बहुत बड़े समाज सुधारक रहे। ये इतिहास के संदर्भ में वैदिक संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले नेता रहे, और इन्होंने महिला शिक्षा पर भी बड़े स्तर पर काम किया है ना। तो एक बहुत बड़े समाज सुधारक जो महिलाओं के उत्थान की कोशिश करते हैं, और इनके द्वारा बनाया गया जो ये संगठन है वो बड़े स्तर पर लोगों को शिक्षित कर रहा है, और उनके समाज में बेहतरीन तौर पर आप देखते हैं कि पूरे भारत के अंदर बदलाव ला रहा है। तो हमारे आज के सेशन में हमने मुख्य तौर पर आप सभी के सामने भारत के अंतर्गत मौजूद जो सबसे महान अध्यापक रहे हैं, जिन्होंने अलग अलग तरीके से अपने कृत्यों को किया है, उस लिस्ट को आपके सामने प्रस्तुत किया। आप बताइए कि इस बताई हुई लिस्ट में से आपको कौन से गुरुवर या फिर आप देखते हैं कि शिक्षक या फिर शिक्षिका रहीं जिनसे आप बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं, जिनकी बातों को आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं, है ना। उनका कमेंट में आप ज़रूर नाम लिखें, या फिर आप बताना चाहें कि सर हम किसी और को भी इस लिस्ट के अंदर रख सकते थे, तो अगर आप चाहें तो उनका भी नाम अपनी इस लिस्ट में बता सकते हैं कमेंट के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं कि हमारी टीचर्स डे के इस खूबसूरत से मौके पर
भारत के अंदर मौजूद जितने भी हमारे टीचर्स रहे हैं और उनके द्वारा किए गए बेहतरीन जो काम है और उनकी जो सीख है, उनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर की है। अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया हो तो दोस्तों आप लोग ज़रूर हमारी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप लोगों के साथ मुलाकात करेंगे किसी और बेहतरीन से सेशन में। तब तक आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।